हेलो मेरे GC 3.0 के प्यारे प्यारे बच्चों, व्हाट्सअप, क्या हाल चाल एंड वेलकम बैक टू ग्रेविटी सर्कल। तो मेरे प्यारे बच्चों, ग्रुप 15 एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं एंड जैसा यहाँ पर दो तरीके के बच्चे प्रिपेयर कर रहे हैं, एक टर्म 1 बोर्ड्स के लिए और एक ओवरऑल जेई नीट के लिए, ओवरऑल सिलेबस के लिए। तो गाइस, जैसा आप लोग मुझसे रिक्वेस्ट करते हो, हमेशा बोलते हो कि सर प्यारे सर आप अपने गुलगुलों के लिए एक चीज़ कर देना कि आप हमको बता देना कि कौन सा टर्म 1 का सिलेबस है और कौन सा डिलीट हो चुका है। हम पढ़ तो सब कुछ रहे हैं, लेकिन जो स्पेसिफिकली डिलीट हो गया है उसको हम लोग नहीं पढ़ेंगे। मतलब सॉरी, क्या बोल रहा हूँ मैं, अरे भगवान, हम पढ़ेंगे, आप लोग मत पढ़िएगा जो बोर्ड के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं। और जो लोग ओवरऑल सारा सिलेबस पढ़ना चाहते हैं, हम लोग सब पढ़ ही रहे, वेल एंड गुड। तो आज के लेक्चर में गाइस, जैसा कि पिछले लेक्चर में आप लोगों ने देखा, हम लोगों ने हाइड्राइड्स ऑफ ग्रुप 15 पढ़े। हाइड्राइड्स के अंदर हम लोगों ने सारी प्रॉपर्टी पढ़ी और आज के लेक्चर में मैं आप लोगों के साथ शुरू करूंगा ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, तो मेरे प्यारे प्यारे लाडले लाडले बच्चों, मेरे गुलजारी लालो, हेडिंग डालो, ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 15 एलिमेंट्स। ग्रुप 15 एलिमेंट्स के ऑक्साइड्स की हम लोग बात करेंगे मेरे बकुड़ो। चलो स्टार्ट करें। ग्रेट। नाउ गाइस, सबसे पहली बात समझना, अगर आप लोगों को मेरा पिछले के पिछले वाला लेक्चर अगर आपने ध्यान से पढ़ा होगा, तो मैंने टर्म सिखाई थी पी पाई बॉन्डिंग। पी पाई बॉन्डिंग। बहुत सारे बच्चों ने बोला था कि सर हमको पी पाई बॉन्डिंग समझ में नहीं आई, तो मैं यहां पर मौके पे मारता हूं चौका और एक बार तुमको वो वाली बॉन्डिंग समझा देता हूं। देखो गाइस, क्या होता है, जैसे तुम्हारे पास में नाइट्रोजन नाम का एलिमेंट है, एटॉमिक नंबर 7। तो जब आप इस नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बनाओगे, व्हाट यू विल फाइंड, यू विल फाइंड कि नाइट्रोजन का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन कुछ इस तरीके का दिख रहा है। 1s में 2 इलेक्ट्रॉन, 2s में 2 इलेक्ट्रॉन और 2p के अंदर 3 इलेक्ट्रॉन। ठीक है। अब गाइस इमेजिन करना एक बात कि जब कभी भी एक एटम दूसरे एटम के साथ में बॉन्डिंग करने जाता है, तो एक कॉन्सेप्ट चलता है, ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट। ओवरलैपिंग कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि एक नाइट्रोजन का s ऑर्बिटल दूसरे नाइट्रोजन के s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप कर जाए, फिर ये नाइट्रोजन का px दूसरे नाइट्रोजन के px के साथ ओवरलैप कर जाए, इसका py दूसरे नाइट्रोजन के साथ ओवरलैप कर जाए py, इसका pz दूसरे नाइट्रोजन के pz के साथ ओवरलैप कर जाए। लेकिन बाद में ये पता चला कि जैसे मीथेन का मॉलिक्यूल है, अमोनिया का मॉलिक्यूल है, इनके अंदर ये ओवरलैपिंग प्रॉपरली नहीं हो पा रही। तो एक नए कॉन्सेप्ट को इजाद किया गया एंड दैट इज कॉल्ड एज हाइब्रिडाइजेशन। हाइब्रिडाइजेशन का मतलब ये होता है कि मेरा एक कजिन ब्रदर है, मेरी बुआ का लड़का, वो एक हिंदी मीडियम स्कूल में पढ़ता था। उस स्कूल का नाम था सरस्वती शिशु मंदिर। बेचारों पे इतना ज़्यादा जिसको लचिए अत्याचार होता था कि उनके स्कूल में सामूहिक राखी मनाई जाती थी। और राखी में ये होता था कि क्लास की हर लड़की क्लास के हर लड़के को राखी बांधेगी, इसलिए क्लास की हर लड़की राखियाँ लाएगी और हर लड़के मिठाई लाएंगे। तो मेरा भाई बड़ा डरा सहमा सा रहता था, बट अब क्या करें, स्कूल वाले हैं, जाना तो पड़ेगा। तो उस समय एक लड़का मोतीचूर के लड्डू ले आया, तो दूसरा लड़का खोपरा पाक ले आया, तो तीसरा लड़का कोई मावे की मिठाई ले आया, तो चौथा लड़का काजू कतली ले आया। भाई डिपेंडिंग अपॉन द फाइनेंशियल कंडीशन, कोई सस्ती मिठाई लाया तो कोई महंगी लाया। अब बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट कैसे करें, तो स्कूल अथॉरिटीज़ ने बोला कि एक काम करो, इन सभी की मिठाइयों को पीस लो, मतलब इनके चूरा कर लो और इसको ऐसा मिक्स कर लो सारी मिठाइयों को, यानी कि किसी को लड्डू नहीं मिले, किसी को काजू कतली नहीं, सबको मिक्स मिले, और फिर वो मिक्स करके सबको मिठाई बांटते थे। यही कॉन्सेप्ट हाइब्रिडाइजेशन का है। हाइब्रिडाइजेशन का ये कहना है कि क्यों मैं एक नाइट्रोजन का s ऑर्बिटल किसी और के साथ ओवरलैप करूं, कभी उसकी p ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करने की इच्छा हो तो नाइट्रोजन यानी कोई भी एटम जो हाइब्रिडाइजेशन कर रहा है, वो कोई भी एटम पहले अपने वैलेंस शेल के सारे ऑर्बिटल्स को मिक्स कर लेता है। अपने वैलेंस शेल के सारे ऑर्बिटल्स को वो मिक्स कर लेता है। इसके मिक्सिंग को हम लोग बोलते हैं हाइब्रिडाइजेशन। इसके मिक्सिंग को हम लोग क्यों बोलते हैं?
हाइब्रिडाइजेशन है ना, भेल बनाने जैसा कुछ हो गया ये। प्याज, टमाटर, मिक्सचर, सेव, परमल सब मिला लो, नींबू वींबू, ये तुम्हारी भेल बन गई। अब आप खाओगे तो आपको हर चीज का स्वाद आएगा, ये हाइब्रिडाइजेशन है। इसमें क्या होगा, अब एस ऑर्बिटल स्फेरिकल शेप का नहीं बचेगा, पी ऑर्बिटल्स डंबल शेप के नहीं बचेंगे। अब ये हाइब्रिडाइज होके 4 नए ऑर्बिटल बनेंगे। हाइब्रिडाइजेशन कहता है कि जितने एटॉमिक ऑर्बिटल मिक्स हो रहे हैं उतने नए ऑर्बिटल्स बन के बाहर आएंगे। और क्योंकि एक एस और 3 पी ऑर्बिटल कंबाइन हो रहे हैं, इसलिए यहां पर sp3 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 और sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब क्योंकि इन 1 2 3 4 ऑर्बिटल में 2 3 4 और 5 इलेक्ट्रॉन है, तो हम पहले हुन्स रूल के हिसाब से 4 इलेक्ट्रॉन रखेंगे और फिर पीछे जाएंगे और यहां पर 5वें इलेक्ट्रॉन का रखेंगे, तो ये कुछ ऐसा दिखेगा। लेकिन जब बात आती है डबल बॉन्ड की, तब हाइब्रिडाइजेशन का कॉन्सेप्ट अप्लाई नहीं हो सकता। हाइब्रिडाइजेशन कॉन्सेप्ट इज नेवर यूज्ड फॉर डबल और ट्रिपल बॉन्ड। ये कभी भी डबल या ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज नहीं किया जाता। तो सर डबल और ट्रिपल बॉन्ड के लिए क्या करेंगे? फिर हम देखेंगे कि एक एटम को टोटल कितने डबल बॉन्ड बनाने हैं। हम क्या देखेंगे कि एक एटम को टोटल कितने डबल बॉन्ड बनाने हैं। ठीक है, अब हम मान लो कि एक नाइट्रोजन को दूसरे नाइट्रोजन के साथ कंबाइन होना है, तो वहां पर टोटल 3 बॉन्ड बनेंगे। तो 3 बॉन्ड में से 2 बॉन्ड पाए होंगे, इसीलिए नाइट्रोजन एटम के अंदर सिर्फ यही 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जाते हैं। और क्योंकि 2 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में जा रहे हैं, इसलिए 2 नए ऑर्बिटल बन के आएंगे, एक एस एक पी, तो sp और इसको बोलेंगे sp। इसमें 2 और इसमें 1, 3 इलेक्ट्रॉन है, इसलिए 1 2 और 3 इलेक्ट्रॉन, ये तुम्हारा sp हाइब्रिड ऑर्बिटल हो गया। और अब py और pz ऑर्बिटल कहलाएंगे अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल। अब ये p ऑर्बिटल अनहाइब्रिडाइज्ड रहेंगे, मतलब ये किसी भी प्रकार से हाइब्रिडाइजेशन में नहीं जाएंगे। मतलब ना तो इनका शेप बदलेगा, ना तो इनका ओरिएंटेशन बदलेगा, ना तो इनके अंदर का इलेक्ट्रॉन बदलेगा। अब ये दोनों ऑर्बिटल पाई बॉन्ड बनाने की कोशिश करेंगे। किसके साथ पाई बॉन्ड बनाएंगे? डेफिनेटली दूसरे नाइट्रोजन के एटम के साथ। अब देखिए कैसे काम करेगा। दूसरा नाइट्रोजन का एटम आया, इसका ये 1s का इलेक्ट्रॉन, इसका ये 2s का इलेक्ट्रॉन और इसका ये 2px 2py और 2pz का इलेक्ट्रॉन, ये और ये। अब ये दोनों मिलके तो वापस हाइब्रिडाइजेशन में चले गए और ये दोनों अनहाइब्रिडाइज्ड रह गए। अब आप खुद यहां पर फोकस मारो कि ये दोनों नाइट्रोजन के पास में, इसके भी sp में एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन बैठा है जो बॉन्डिंग में किसी तरीके से पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। इसके भी एक sp में लोन पेयर बैठा है जो किसी तरीके से बॉन्डिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है। अब इसके पास क्या बचा? एक sp ऑर्बिटल, तो ये बना दिया मैंने इसका एक sp ऑर्बिटल। आप लोग सब जानते हैं कि हाइब्रिड ऑर्बिटल का एक लोब बड़ा होता है, एक छोटा होता है, मतलब इसकी एक टांग में पोलियो होता है, सिंपल सी बात है। तो ये इलेक्ट्रॉन इसकी ओवरलैप करके सिग्मा बॉन्ड बना लिए। अब बनाने हैं 2 पाई बॉन्ड, तो ये रहा नाइट्रोजन का py ऑर्बिटल, ये वाला, और ये वाले नाइट्रोजन का ये रहा py ऑर्बिटल। ये दोनों ओवरलैप कर जाएंगे और बन जाएगा एक पाई बॉन्ड। उसके बाद आपके नाइट्रोजन का ये रहा pz ऑर्बिटल, ये बना दिया मैंने pz ऑर्बिटल, और ये दूसरे नाइट्रोजन का मैंने pz ऑर्बिटल बना दिया, और ये ओवरलैप कर गए और ये बन गया तुम्हारा दूसरा पाई बॉन्ड। तो जब कभी भी दो एटम्स के p ऑर्बिटल्स के ओवरलैप होने की वजह से पाई बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है, उसे कहा जाता है p पाई बॉन्डिंग। यानी कि इसके p ऑर्बिटल के और इसके p ऑर्बिटल के कंबाइन होने की वजह से, ओवरलैप होने की वजह से जो नया बॉन्ड बन रहा है, दिस बॉन्ड इज कॉल्ड एज p पाई बॉन्ड। क्या ये बात समझ में आ गई मेरे लाडलो? इज दैट वेरी मच क्लियर टू यू मेरे गुलजारी लालो?
100% श्योर हैं आप लोग इसके अंदर? ग्रेट। अब एक्चुअली क्या होता है, एक बात हमेशा ध्यान रखना, मैंने आपको बताया भी है पिछले लेक्चर्स में कि जैसे जैसे नंबर ऑफ ऑर्बिटल्स या नंबर ऑफ शेल्स एक एटम में बढ़ते जाते हैं, उनके ऑर्बिटल का साइज भी बढ़ता जाता है। जैसे फास्फोरस का जो 3p ऑर्बिटल होगा वो ज्यादा बड़ा होगा नाइट्रोजन के 2p के मुकाबले। आर्सेनिक का 4p वाला ऑर्बिटल नाइट्रोजन और फास्फोरस के 3p और 2p के मुकाबले 4p ज्यादा बड़ा होगा। और जितना ज्यादा ये बड़ा होता जाता है उतना ज्यादा ये बिखरा बिखरा सा लगने लग जाता है। जितना ज्यादा बड़ा होगा उतना ज्यादा डिस्क्रीट, उतना ज्यादा बिखरता जाएगा। आप रंगोली बना रहे हो, रंगोली जितनी छोटी बनाओगे उतनी साफ सुथरी बनेगी। लेकिन अगर आप बहुत बड़ी रंगोली बनाने जाओगे तो कभी हवा चली तो उधर से फिसल गई, कभी इधर किसी का पैर रखा गया, कभी तुम्हारा खुद का पैर रखा गया, तो जितना चीज बड़ी करोगे उतनी डिस्क्रीट और बिखर जाएगी। ठीक उसी तरह हमारे ऑर्बिटल्स के साथ भी होता है कि जितने ये बड़े होते हैं उतने बिखरते जाते हैं। इसीलिए नाइट्रोजन ग्रुप 15 के अंदर, नाइट्रोजन बीइंग स्मॉलेस्ट हैव ओनली 2p orbitals and hence can form multiple p pi bonds with oxygen। यानी यहां पर आपका नाइट्रोजन ऑक्सीजन के साथ में p pi बॉन्ड बना रहा है। दैट मीन्स नाइट्रोजन का एक p ऑर्बिटल ऑक्सीजन के एक p ऑर्बिटल के साथ में कंबाइन होगा। मतलब एक ऑक्सीजन है, ये मान लो ये ऑक्सीजन का 2pz ऑर्बिटल है और यहां पर नाइट्रोजन है, तो ये रहा नाइट्रोजन का 2pz ऑर्बिटल, और ये दोनों यहां पर इस प्रकार से ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड बनाएंगे। जो भी इनके बीच में सिग्मा बॉन्ड बन रहा होगा वो तो बनेगा, लेकिन ये जो बॉन्ड बनेगा ऑक्सीजन और नाइट्रोजन के बीच में पाई बॉन्ड, दैट विल बी कॉल्ड एज p pi बॉन्डिंग बिटवीन ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। यानी नाइट्रोजन का p ऑर्बिटल जो कि हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गया और ऑक्सीजन का p ऑर्बिटल जो कि हाइब्रिडाइजेशन में नहीं गया, इन दोनों की ओवरलैपिंग से जो पाई बॉन्ड बनेगा दैट विल बी p pi बॉन्डिंग इन नाइट्रोजन एंड ऑक्सीजन। यहां तक की बात समझ में आ गई। इसीलिए आप देखें कि नाइट्रोजन और ऑक्सीजन, यानी नाइट्रोजन और ऑक्सीजन दोनों सेम पीरियड को बिलोंग करते हैं, दोनों पीरियोडिक टेबल में सेकेंड पीरियड के अंदर है, नाइट्रोजन भी और ऑक्सीजन भी। तो बोथ आर स्मॉलर इन साइज, बोथ आर स्मॉलर इन साइज। दोनों का साइज कैसा है? छोटा है। दोनों का साइज छोटा होने की वजह से बोथ कैन शो अ वेरी स्ट्रॉन्ग p pi बॉन्डिंग। दोनों बहुत अच्छी p pi बॉन्डिंग शो करेंगे। लेकिन नाइट्रोजन के अलावा फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी एंड बिस्मथ बीइंग लार्जर इन साइज do not have ability to form much p pi bonds, एंड इसी वजह से आपको फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ के ज्यादा ऑक्साइड्स नहीं दिखते, सिर्फ नाइट्रोजन के ही आपको ऑक्साइड्स सबसे ज्यादा दिखेंगे। स्टार बना के लिखेंगे देयरफॉर ओनली नाइट्रोजन शोज मैक्सिमम नंबर ऑफ ऑक्साइड्स। अच्छा, कोई ऐसा लाडला तो नहीं है मेरी क्लास में जिसको ये नहीं पता कि सर ऑक्साइड्स क्या होते हैं? भाई जो भी एलिमेंट ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके एक कंपाउंड बनाता है वो ऑक्साइड कहलाता है। जैसे वाटर H2O, तो वाटर हाइड्रोजन का ऑक्साइड है क्योंकि हाइड्रोजन ने ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करी। ठीक है, चलिए अब मैं एक टेबल बनवा देता हूं आपको, जो टेबल आपको प्रॉपर तरीके से क्लियर कर देगी कि किससे कितने ऑक्साइड्स पॉसिबल है। यहां पर अपन लिखेंगे नाइट्रोजन, फास्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ। अच्छा, एलिमेंट के बाद यहां पर अपन लिखेंगे उसका ऑक्सीडेशन नंबर,
तो ऑक्सीडेशन नंबर लिख लेते हैं अपन यहां पे। ऑक्सीडेशन नंबर कहां से शुरू होगा मेरे प्यारे बच्चों? 1 से। 1 2 3 4 एंड 5 तक ये जाएगा। ऑक्सीडेशन नंबर 1 सिर्फ और सिर्फ डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड शो करता है, N2O। इसका नाम क्या होगा आप लिख लीजिए, गौर से सुन लीजिए, डाई नाइट्रोजन ऑक्साइड, वेयर डाई का मतलब 2, नाइट्रोजन मतलब 2 नाइट्रोजन एंड ऑक्साइड। फॉस्फोरस, आर्सेनिक, एंटीमनी और बिस्मथ किसी में दम नहीं है कि वो इसे शो करे। अगला ऑक्सीडेशन नंबर +2 विल बी फाउंड इन नाइट्रोजन मोनोऑक्साइड, कोई और इसे शो नहीं कर सकता। लेकिन ऑक्सीडेशन नंबर 3, दिस इज द ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर। भाई ये ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर है, याद करो मैंने इसको निकालना सिखाया था कि ns ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन और np ऑर्बिटल में कितने इलेक्ट्रॉन। तो इस हिसाब से ये 2 ग्रुप वैलेंसी कहलाएगी। देखो जब इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा होगा, ध्यान से सुनना, जब इनर्ट पेयर इफेक्ट लग रहा होगा तब ns ऑर्बिटल का इलेक्ट्रॉन अनपेयरिंग नहीं करेगा, क्योंकि अंदर के d और f ऑर्बिटल के इलेक्ट्रॉन इसको रिपेल कर रहे होंगे, उनका रिपल्शन वीक है, इसलिए अनपेयरिंग नहीं करेगा, तब 3 आएगा। और जब इनर्ट पेयर इफेक्ट नहीं लग रहा होगा जैसे फॉस्फोरस और आर्सेनिक में, तब ये ns का इलेक्ट्रॉन अनपेयर होकर nd में चला जाएगा, ns1 np3 और nd1। अब यहां पर 5 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन हो गए तो ये शो करेगा। तो क्योंकि ये ग्रुप वैलेंसी है तो यहां पर इट विल शो N2O3, यानी यहां पर आप लोगों को N2O3 टाइप का ऑक्साइड मिलेगा ना। यहां पर अगर आप फोकस खुद मार के देखें तो यहां पर नाइट्रोजन का ऑक्सीडेशन नंबर +3 निकल के आएगा। नाउ गाइस इसके अलावा, क्योंकि ये जैसा मैं आपको अभी थोड़ी देर पहले एक्सप्लेन किया कि ये ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर है, फॉस्फोरस भी डेफिनेटली यहां पर आएगा, लेकिन ये P4O6 टाइप से आएगा। थोड़ी देर बाद बताऊंगा ऐसा क्यों होगा। आर्सेनिक भी AS4O6 टाइप से आएगा, एंटीमनी भी AsB4O6 टाइप के नाम से आएगा, लेकिन बिस्मथ Bi2O3 के टाइप से आएगा। नाउ इन तीनों में आप देखो कि ऑक्सीडेशन नंबर तो 3 आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसा नहीं लग रहा कि सर P2O3 के 2 मॉलिक्यूल्स आपस में जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं P4O6 बनाने के लिए। सेम गोज फॉर दिस एंड सेम गोज फॉर दिस। इसका मतलब यहां पर डायमेराइजेशन हो गया। यहां पर P2O3 के 2 मॉलिक्यूल कंबाइन होकर P4O6 बन चुके हैं। तो ऐसा क्यों होगा हम थोड़ी देर बाद सीखेंगे, लेकिन अभी हम लोग सिर्फ नाम समझ रहे हैं। अच्छा, इसके बाद जब आप ग्रुप ऑक्सीडेशन नंबर 4 पे पहुंचोगे तो अगेन इनमें से कोई भी ये शो नहीं करेगा, लेकिन डेफिनेटली आपको N2O4 यानी कि आपको यहां पर NO2 दिखाई देगा। बेसिकली यू विल बी ऑब्जर्विंग NO2। आप सभी लोग जानते हैं NO2 के अंदर +4 ऑक्सीडेशन स्टेट आएगी, लेकिन एक प्रॉब्लम है वापस से, दिस मॉलिक्यूल इन इंडिविजुअल फॉर्म इज नॉट स्टेबल। तो क्या किया जाए? डाइमराइजेशन। देखो ये एक बहुत अच्छी चीज होती है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कि अगर एक मॉलिक्यूल स्टेबल नहीं होता, जैसे आप लोगों ने क्लास 11 में पढ़ा होगा क्लोर एल्कली ब्रिज, वो जो क्लोर ब्रिज बन जाता है AlCl3 के अंदर, आप देखो एल्यूमिनियम ट्राइक्लोराइड अकेला एग्जिस्ट नहीं कर सकता क्योंकि एल्यूमिनियम की वैलेंसी सेटिस्फाई नहीं होती, तो वो Al2Cl6 के फॉर्मेट में एग्जिस्ट करता है, मतलब 2 मॉलिक्यूल जुड़ के एक हो गए। वही चीज यहां पर भी आपको देखने को मिलती है। इसे यहां पर बेसिकली आपको N2O4 का मॉलिक्यूल देखने को मिलेगा, यानी NO2 के 2 मॉलिक्यूल कंबाइन हो गए। ठीक है, कोई परेशानी मेरे प्यारो? ग्रेट। उसके बाद अगर अपन 5th पर आएंगे तो ऑब्वियसली N2O5 देखने को मिलेगा आप लोगों को, डेफिनेटली आपको N2O5 देखने को मिलेगा। यहां पर आप लोगों को P4O10 देखने को मिलेगा, AS4O10 देखने को मिलेगा, SB4O10 देखने को मिलेगा और Bi2O5 देखने को मिलेगा। यानी यहां पर भी आप देखो अगेन डाइमेराइजेशन वाला केस हो गया, यानी बीच के 3 डाइमेराइजेशन शो करते हैं, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। इसका जरा अच्छे तरीके से स्क्रीनशॉट ले लो। ठीक है, स्टार बनाकर एक पॉइंट जरूर नोट कर लीजिएगा कि फॉस्फोरस वाले केस में एक
मॉलिक्यूल कई बार देखा जाता है P4O8 जिसमें इसका ऑक्सीडेशन स्टेट +4 होता है, यानी कि नाइट्रोजन के अलावा सिर्फ फास्फोरस ही एक ऐसा एलिमेंट है जो कि +4 ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, बाकी कोई भी नहीं। तो ये कुछ बेसिक सी बातें हो गई, तो जरा नोट कर लो। फिर इधर वाला पोर्शन अपन रब करके इनकी प्रॉपर्टीज स्टडी कर लेते हैं। नाम तो समझ में ही गए हैं आप लोगों को, कितने ऑक्साइड्स होते हैं ये भी आप सभी लोगों को समझ में आ गया है। अब हम जल्दी से आगे बढ़ेंगे। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए प्यारो, ले लिया मेरे लाडलो, मेरे गुलगुलो। चलिए बहुत बढ़िया मेरे प्यारे बकुड़ो, आगे बढ़ते हैं मेरे गुलजारी लालो। ओके, तो अब हम लोग यहां पर इनके बारे में कुछ बेसिक पॉइंट्स में आपको डिस्कस करवा देता हूं, फिर आप खुद ही सब चीजें सॉल्व कर लोगे। देखिए सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखिएगा, दैट एस द ऑक्साइड्स ऑफ नॉन मेटल्स, as the oxides of non-metals are acidic, मेटेलॉइड्स जो आपके मेटेलॉइड्स हैं उनके ऑक्साइड्स, मेटेलॉइड ऑक्साइड्स आर एम्फोटेरिक, दे आर ऑलवेज एम्फोटेरिक। यू ऑल नो व्हाट आर एम्फोटेरिक। एम्फोटेरिक का मतलब आप सभी लोग जानते हैं, जो कि मेटेलॉइड की तरह, जैसे मेटेलॉइड मेटल और नॉन मेटल दोनों की तरह बिहेव करता है, वैसे एम्फोटेरिक एसिड और बेस दोनों की तरह बिहेव कर सकते हैं। एंड नॉन मेटल्स आर नहीं, एंड मेटल ऑक्साइड, सॉरी, एंड आई शुड राइट, एंड मेटल ऑक्साइड्स आर व्हाट बेसिक इन नेचर, आर ऑलवेज बेसिक इन नेचर। एक रूल समझ में आ गया, रुको जरा सबर करो। आप सभी लोगों के मन में उत्पाद आया होगा, हाँ मेटेलॉइड, हाँ मेटल, हाँ नॉन मेटल, ये दोनों क्या है, नॉन मेटल। ये क्या है, मेटेलॉइड, और ये क्या है, हमारा देशवासियों, ये मेटल है। तो रूल नंबर 1 से आपको समझ में आ गया होगा। आ गया, बहुत बढ़िया, मुझे कोई तकलीफ नहीं है। सेकेंड पॉइंट लिख लो, एज द ऑक्सीडेशन नंबर इंक्रीजेस, the acidic nature also increases। मतलब N2O and NO इनकी एसिडिटी कम होगी, लेकिन N2O5 की एसिडिटी सबसे ज्यादा होगी। नाउ यू गाइज हैव अंडरस्टूड ऑल द बेसिक रूल्स। चलिए अब हम लोग एक एक बार सबको लिख के देख लेते हैं कि क्या आपको सब समझ में आया। तो जैसा कि मैंने आपसे कहा था, N2O इज लीस्ट एसिडिक देन NO। बेसिकली इन्हें न्यूट्रल कंसीडर किया जाता है। जब भी आप किताबें पढ़ेंगे आपको ये न्यूट्रल दिखाई देगा। फिर देखो इसका ऑक्सीडेशन नंबर ज्यादा है तो इट इज मोर एसिडिक, फिर इसका ऑक्सीडेशन नंबर और ज्यादा है तो इट इज मोर एसिडिक, एंड सबसे ज्यादा एसिडिक ये होता है। तो आपको ये पैटर्न समझ में आ गया ऑक्सीडेशन नंबर वाला। क्या हम आगे बढ़े? आओ अब हम लोग बाकी को कंपेयर कर लेते हैं। दैट मीन्स सबसे ज्यादा Bi2O3 बेसिक नेचर का होगा, यू ऑल नो। देन Sb4O6 एंड As4O6, ये दोनों कौन सी कैटेगरी में आएंगे? एम्फोटेरिक कैटेगरी में आ जाएंगे। और फिर इसके बाद तुम्हारा P4O6 एंड N2O3, दीज आर प्रोमिनेंट एसिडिक। बोलो मेरे लाडलो, मेरे बच्चों, मेरे बेटो, मेरे दुर्योधनो, यहां पर आप इसके साथ भी देख सकते हो एसिडिक ऑर्डर B2O5, Sb4O10, As4O10, P4O10 एंड N2O5। अगेन आप देखिए एसिडिक ऑर्डर यही होगा। तो आप लोगों को एसिडिक ऑर्डर अब निकालने में किसी तरीके की आई डोंट थिंक परेशानी आनी चाहिए। दिस इज द वेरी इजी टॉपिक। फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट ले लो सो दैट वी कैन मूव, ताकि हम लोग आगे बढ़ सके क्या होता है, आगे बढ़ सके। चलो अच्छा, एक बात और बता दूं, अगर आपसे कभी एसिडिटी कंपेयर करने के लिए बोली जाए P4O6, P4O8 एंड P4O10 की, तो ऑब्वियसली आप क्या बोलेंगे? ये लीस्ट होगा, फिर ये से ज्यादा होगा और ये सबसे ज्यादा होगा, कारण ऑक्सीडेशन स्टेट वाला रूल। ठीक है, लॉजिक समझ में आ गया मेरे प्यारे बच्चों? कोई दिक्कत, कोई परेशानी? आई थिंक इट इज वेरी इजी। अच्छा, अब इसके बाद
आपसे यह पूछा जाएगा कि नाइट्रोजन के इतने सारे ऑक्साइड्स हैं और बाकी सबके इतने ऑक्साइड्स कम क्यों हैं, तो आप इसका क्या लॉजिक बताएंगे? डेफिनेटली आप इसका लॉजिक बताएंगे नाइट्रोजन बीइंग स्मॉलर इन साइज, आप लोग सब जानते हैं, मैंने थोड़ी देर पहले पढ़ाया था, बीइंग स्मॉलर इन साइज फॉर्म्स मच स्ट्रॉन्ग एंड मैक्सिमम p pi bonds followed by phosphorus, whereas arsenic and antimony have least property to show such bonds, whereas bismuth is a metal. तो मेटल के अंदर तो पी पाई वी पाई का सवाल ही नहीं होता, मेटल के अंदर तो इलेक्ट्रॉन ले और काम खत्म कर, वो वाला सिस्टम होता है। तो इस वजह से जैसे 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 आप लोगों को एटॉमिक साइज बढ़ता जाता है वैसे 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 आप लोगों को पी पाई बॉन्डिंग की प्रॉपर्टी होते हुए कम दिखाई देती है। अच्छा, अब क्योंकि आर्सेनिक, एंटीमनी और फास्फोरस वीक पी पाई बॉन्ड बनाते हैं, ये डायमराइज हो जाते हैं। आप देखो ये आपको डाइमर के फॉर्म में दिखते हैं, जैसे यहाँ N2O3 दिख रहा है, ये अकेला मॉलिक्यूल है लेकिन ये दो मॉलिक्यूल का जोड़ है। तो यहां पर अपन लिखेंगे एंड देयरफॉर फॉस्फोरस, आर्सेनिक एंड एंटीमनी हैज टू फॉर्म डाइमर बिकॉज ऑफ वीक पी पाई बॉन्ड, इनको डाइमर बनाना पड़ता है। चलिए मैं आपको P4O6 का स्ट्रक्चर बना के बताता हूं। देखो बहुत इजी इनका स्ट्रक्चर बनाना। पहले बनाया P, फिर जोड़ा O, फिर जोड़ा O, फिर जोड़ा P, फिर जोड़ा O, फिर जोड़ा P और फिर जोड़ा O। ये तुमने एक बेंजीन जैसा स्ट्रक्चर बना लिया, इमेजिन करो, हेक्सागोन। यहां जोड़ा O, यहां जोड़ा O, P से यहां पर एक जोड़ा O, ये O को नीचे लाए, यहां जोड़ा P और इसको इससे और इसको इससे कनेक्ट कर दिया, ये बन गया P4O6। अब P4O8 बनाना है, P4O8 बनाना है। तो सर P4O8 कैसे बनाए? तो देखिए P4O8 में फिर बनाओ P O O O, फिर यहाँ जोड़ो P, यहाँ जोड़ो O, यहाँ जोड़ो P, यहाँ जोड़ो O, फिर इस O से बना दो P, यहाँ से जोड़ो O, इसको इससे जोड़ो, यहाँ से जोड़ो O, इसको इससे जोड़ दो। क्या यहाँ तक का लॉजिक समझ में आया? पहले यहाँ तक देखो, P4O6 और P4O8 में बिल्कुल सेम है। अब बस आपको क्या करना है, अब बस आपको दो ऑक्सीजन ऐड करना है, कहीं पे भी ऐड कर दो। कैसे ऐड करोगे? लेट से मैं यहां पर एक डबल बॉन्ड O लगा देता हूं और एक डबल बॉन्ड O यहां लगा लेता हूं, ये बन गया तुम्हारा P4O8। अब आप समझ ही गए होंगे P4O10 में क्या करना है, दो ऑक्सीजन और बढ़ाने हैं। तो एक इस फास्फोरस पे, एक इस फास्फोरस पे मैं बढ़ा दूंगा, तो P O O O P O P, यहां पर जोड़ा P, यहां पर जोड़ा O, यहां पर जोड़ा O एंड लाइक दिस। अब यहां लगा दिया डबल बॉन्ड O, डबल बॉन्ड O, एक डबल बॉन्ड O यहां लगा दिया, एक डबल बॉन्ड O यहां लगा दिया, दैट इज योर P4O10। तो बेटा लोग इस तरीके से आप लोगों को ये डाइमर के फॉर्म में बनता हुआ दिखता है। अब आप देखो कि P4O6 कभी भी P2O3 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर सकता, ये कभी भी P2O3 के फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाएगा। क्यों? क्योंकि इसके अंदर पी पाई बॉन्ड कमजोर बनता है। तो इसको एक ऐसा स्ट्रक्चर लेना पड़ेगा जिसमें कि ये पूरी तरीके से स्टेबल हो जाए, ऐसा स्टेबल स्ट्रक्चर इसको चूज करना पड़ेगा। इसीलिए ये लोग क्या करते हैं, ये लोग डायमराइज होकर या टेट्रामराइज होकर ये इस तरीके का स्ट्रक्चर फॉर्म करते हैं। ठीक है, तो गाइज दिस कंप्लीट्स द ऑक्साइड ऑफ ग्रुप 15। नाउ इन द अपकमिंग लेक्चर, इन द नेक्स्ट लेक्चर मेरे लाडलो, मैं आपको हेलाइड्स सिखाऊंगा। हेलाइड्स बहुत बढ़िया टॉपिक है एंड पूछो मत कितने सवाल उससे आते हैं, इससे भी आते हैं, इससे भी आते हैं। और जो मैंने सिखाया क्या आता है, गारंटी लिखवा लो। सर ये सब रटना है? नहीं। जे नीड बोर्ड्स सब रटना है? नहीं। ऑर्डर ऑफ एसिडिटी याद रखना है। इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक, इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक, इनमें से कौन ज्यादा एसिडिक, इनमें से कौन सा एमॉर्फस, कौन सा मॉडरेट एसिडिक, कौन सा वेरी एसिडिक, कौन सा बेसिक, ये अगर पढ़ लिया खत्म काम। ठीक है, चलो सी यू इन द नेक्स्ट लेक्चर। इसको नोट कर लो, कोई तकलीफ हो तो कमेंट सेक्शन में लिखो। तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, टेक केयर, हैव अ ग्रेट डे। गुलजारी ला लो।